वेलकम बैक। आगाज़ में खबर यह है कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को एक और ख़त लिख दिया है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने लिखा कि आर्टिकल 63 नजरसानी केस 5 रुकनी बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर था। 4 जजों ने बैठकर कैसे हुक्मनामा जारी कर दिया। राजा मोहसिन एजाज हमारे साथ हैं, उनसे मज़ीद तफसील जान लेते हैं। मोहसिन बताइए। देखिए, जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को एक और खत लिखा गया है जिसमें यह कहा गया है कि आर्टिकल 63 पे नजरसानी केस 5 रुकनी बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर था। 4 जजों ने बैठकर कैसे हुक्मनामा जारी कर दिया। 5 रुकनी लाजिम बेंच में केस की समाअत करना थी। अपने खत में जस्टिस मुनीब अख्तर ये भी लिखते हैं कि 4 रुकनी बेंच अदालत में बैठकर आर्टिकल 63 से मुतल्लिक नजरसानी केस नहीं सुन सकता। आज की समाअत का हुक्मनामा मुझे भेजा गया। हुक्मनामे में मेरा नाम लिखा हुआ, मगर आगे दस्तखत नहीं। बेंच में बैठने वाले 4 जजेस काबिल एहतराम हैं, मगर आज की समाअत कानून और रूल्स के मुताबिक नहीं। अपना मौक़िफ़ पहले ख़त में तफसील से बयान कर चुका हूँ। आज की समाअत के हुक्मनामे पर एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहता हूँ। आज की समाअत का हुक्मनामा जुडिशल ऑर्डर नहीं है। अपने ख़त में वो ये भी लिखते हैं कि आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक नजरसानी केस के हुक्मनामे की कोई हैसियत नहीं है। ठीक है, आप अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि एक नया ख़त लिख दिया गया है। इससे पहले चीफ जस्टिस ने सीनियर तरीन जज की सरबराही में बेंच की तजवीज़ देकर ख़ुद सरबराही संभाल ली। इस तरह के सवालात करते हुए जस्टिस मुनीब अख्तर ने आज की समाअत में शिरकत से इनकार किया था और उन्होंने कहा था कि मैं बेंच का हिस्सा बनने से इनकार नहीं कर रहा, लेकिन बुनियादी तौर पर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में ये मामला इतने अरसे नहीं देखा गया, लेकिन अचानक जो ही तरामीम हुई, चीफ जस्टिस के इख्तियारात बढ़े, तो उसके बाद फौरी तौर पर इस मामले को टेकअप किया गया है और 63(1)A को फौरी तौर पर जो है वो टेकअप करते हुए एक नया बेंच बना दिया गया है। जहांगीर जदून साहब ने हमें ज्वाइन किया, माहिर कानून है, बहुत शुक्रिया जदून साहब। एक और ख़त लिख दिया है जस्टिस मुनीब अख्तर ने रजिस्ट्रार को, क्योंकि आज यही ख़त किताबत चलती रही, और उन्होंने एतराज़ ये उठाया है कि किस तरह से ये एक हुक्मनामा जारी किया जा सकता है जबकि एक जज बेंच के साथ बैठा ही नहीं, बेंच असेंबल ही नहीं हुआ, कंप्लीट ही नहीं हुआ। ये जो सारी सूरत हाल है, इसमें बुनियादी तौर पर ये मामला कितना कन्फ्यूजिंग होता जा रहा है, या इस ख़त के बाद सूरत हाल संभल सकती है, बेहतर हो सकती है? बहुत शुक्रिया। देखें, ये ख़त जो है अभी सिलसिला चल निकला है, हर एक के बाद दिगरे जो है रोज़ाना नए ख़त आ रहे हैं। तो एक बात तो उनकी रीज़नेबल है कि अगर वो बेंच में नहीं बैठे हुए थे तो बेंच फ़ौरन जो है आते साथ उनको पता था वो नहीं आ रहे, तो बेंच जो है वो कोर्ट में आके चले जाते वापस ही कि बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट होगा तो उस पर ऑर्डर पास करेंगे। अगर बेंच इनकम्प्लीट था तो उनकी टेक्निकली बात की ठीक है कि कोई ऑर्डर नहीं पास कर सकते, क्योंकि देखें ना, अगर आप वो कहते हैं जी, वो कहते हैं मैं बेंच में बैठना चाहता हूँ, लेकिन इस वजह से कि जो ऑर्डिनेंस के जरिए कमेटी बन रही है वो डिफेक्टिव है, उसको नहीं। तो काजी साहब ने खुद पहले इस तरह उसकी अपनी मिसाल मौजूद है काजी फाइजा की। उन्होंने कहा जी मैं बेंच में बैठना चाहता हूँ, लेकिन जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पे कोई फैसला नहीं आता उस वक्त तक मैं नहीं बैठता हूँ। बैठना चाहता हूँ लेकिन टेक्निकली मैं जो है ना उससे वॉक आउट करता हूँ। तो उनकी अपनी भी चीज़ें। अब आज जो कि बेंच पूरा आया है तो उसमें फिर उन्होंने कहा जी ऑर्डर पास कर दिया। उन्होंने कहा जी मैं रजिस्ट्रार के जरिए उनको हम कन्विंस करेंगे कि वो वापस आए, बेंच पे नहीं आते तो कल बेंच, अगर बेंच उन्होंने रिकॉन्स्टिट्यूट कर रहा था तो बेकाल ही ऑर्डर कर लेते। तो टेक्निकली तो उनकी बात ठीक है, अगर बेंच जो है वो मुकम्मल नहीं था तो फिर ऑर्डर किस तरह पास हो गया। तो फिर उनका नाम भी हाजिरी में लिख दिया ऑर्डर में, ये भी बड़ी अजीब बात हो गई है। ऑर्डर जो हमने देखा है कि उनका नाम भी उसमें लिखा हुआ है, प्रेजेंस मार्क की हुई है, ये भी बड़ी अजीब बात है कि इतनी बड़ी सुप्रीम कोर्ट है और 4 बंदे बैठे हुए हैं और 5 का नाम आया हुआ है। तो ये बड़ी अजीब सी बात चल रही है। सबसे इब्तदा सी काजी फैसल ने खुद की है कि उन्होंने विद इन द सुप्रीम कोर्ट जो है खतों के जरिए कम्युनिकेशन स्टार्ट की, फिर मीडिया को एकदम उन्होंने जो है जो ही खत लिखते थे मीडिया को रिलीज कर रहे थे। तो आज वो प्रैक्टिस जो है वो जारी सारी हो चुकी है। एक जज तो साहब ये खत लिखते हैं वो मामला मीडिया तो को बुनियादी रिलीज तौर होते पर हैं। जहांगीर जदून साहब, क्या ऐसी नज़ीर मिलती है कि इस तरह की किसी निशानदही के बाद, जिस तरह आप कह रहे हैं कि इलीगल ग्राउंड्स पर ठीक निशानदही है, तो ये हुक्मनामा वापस हो जाएगा, या एक और ख़त आएगा कि अगर ये ख़त किताबत चलेगी तो कोई भी ख़त दूसरे ख़त को मुतमईन नहीं कर पा रहा है, या दूसरे फरीक को? चीफ जस्टिस के एक और ख़त पर भी आज सुबह जस्टिस मुनीब ने तनकीद की और कहा कि किरदार कशी की मुहिम लगी। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि जजेस पब्लिक के सामने तो एक दूसरे को बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जब खत लिखते हैं तो वो फिर जो है वो इतना लिहाज नहीं करते और बड़ी जो है ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर से तो कोई बड़ा ओहदा नहीं है। एक अल्टीमेट जो है एक बहुत बड़ी अदालत है जिसके ऊपर कोई अदालत नहीं है, उसका जज जो है फिर हाई कोर्ट से चीफ जस्टिस हो के जाते हैं या डायरेक्ट फिर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। तो इसमें अब मेरे ख्याल में इनको थोड़ा सा एहतियात बरतनी चाहिए, और सबसे इसका बेहतर हाल ये है कि फुल कोर्ट बैठे और ये सारे, आप फुल कोर्ट देखें ना, आप फुल कोर्ट जो है काजी फाइजा साहब के 20-22 दिन रह गए हैं। तो वो बजाय इसके कि कंट्रोवर्शियल होकर रिटायरमेंट लें या रिटायरमेंट नहीं लेना चाहते, उनके जहन में क्या बात है,
لیکن اس طرح مطلب ایک آپ نوکری پوری آپ نے کی ہے اور آپ جب آپ کے خلاف ریفرنس آیا ہے تو پوری وکلاء برادری آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، تو انہوں نے کس طرح آپ کو بحال کرایا ہے، کس طرح اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لوگوں نے ٹکر لی، وہاں پہ طرح طرح کی تکلیفیں آئی ہیں، لیکن اس کے باوجود کیونکہ چیف جسٹس بڑا ہوتا ہے، ان کو پوری فل کورٹ بلانی چاہیے اور ان کو اس مسئلے کا حل ڈھونڈنا چاہیے. یہ تو پھر وہی ایک ہم خیال بینچ کا دوبارہ تصور ہو گیا. اگر آپ اس سے ڈفرینٹ کرتے ہیں، آپ نے یوں ہی آئے آپ نے کہا جی میں لائیو اسٹریمنگ کروں گا، میں پاور ڈائلیوٹ کر دوں گا، اب پاور ڈائلیوٹ کے بعد پھر آپ نے پاور اپنے ہاتھ میں لے لی ہے، تو یہ تو پھر آپ اپنی جو باتیں کر رہے ہیں اس کی کنٹراڈکشن خود ہی کر رہے ہیں. بہت شکریہ. اس سے پہلے جسٹس منیب نے رجسٹرار سپریم کورٹ کو خط میں تحفظات بتائے تھے. انہوں نے لکھا تھا وہ آرٹیکل 63A نظرثانی کیس کی بینچ میں نہیں بیٹھیں گے. جسٹس منیب نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سینئر جج کے نام خط کو کردار کشی بھی قرار دیا. سپریم کورٹ کے جسٹس منیب اختر نے رجسٹرار سپریم کورٹ کو خط لکھ دیا. جسٹس منیب نے کہا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جواب میں سینئر جج کو جو خط لکھا وہ کردار کشی کی مہم زیادہ لگی. اہم سوالوں کے جواب نہیں دیے. خط میں چیف جسٹس نے اپنی تعریف پر زیادہ زور دیا. جسٹس منیب اختر نے اپنے خط میں مزید کہا افسوس ہے چیف جسٹس نے آئینی سوالوں کا جواب دینے کے بجائے یہ طریقہ اپنایا. 63A نظرثانی کیس آج 5 رکنی لارجر بینچ کے سامنے سماعت کے لیے مقرر کیا گیا. 5 رکنی بینچ 23 ستمبر کی ججز کمیٹی میں ترمیمی آرڈیننس کے تحت تشکیل دیا گیا ہے. 17 اکتوبر 2023 سے کمیٹی کی میٹنگز ہوئیں لیکن کبھی بینچ تشکیل نہیں دیا گیا. 18 جولائی 2024 کو 17ویں اجلاس میں اچانک کمیٹی ایجنڈے میں بینچ کا معاملہ آ گیا. جسٹس منیب نے سوال اٹھایا 63A نظرثانی کیس کے لیے بینچ کی سربراہی سینئر جج کو کرنا تھی. چیف جسٹس نے خود سینئر ترین جج کی سربراہی میں بینچ تشکیل دینے کی تجویز دی تھی. اس تجویز کو ترک کر کے چیف جسٹس نے خود بینچ کی سربراہی سنبھال لی. جسٹس منیب اختر کا کہنا ہے بینچ کی تشکیل نو جس طرح کی گئی اس کی وجوہات ڈھکی چھپی نہیں. مجموعی حالات دیکھتے ہوئے نو تشکیل کمیٹی کے بنائے بینچ کے معاملے پر غور ہونا چاہیے. ان بنیادوں پر فی الحال میں کیس سننے والے اس بینچ کا حصہ نہیں بننا چاہتا. میری معذرت کیس سننے سے انکار نہ سمجھا جائے. بینچ میں عدم موجودگی کا غلط مطلب نہ لیا جائے. میرا خط 63A نظرثانی کیس کی فائل کا حصہ بنایا جائے. جسٹس منیب اختر کا 63A نظرثانی کیس کے بینچ میں بیٹھنے سے گریز. چیف جسٹس نے دوران سماعت جسٹس منیب کا خط پڑھ کر سنایا. چیف جسٹس نے آج کی سماعت کے حکم نامے میں کہا جسٹس منیب اختر سے بینچ میں شامل ہونے کا کہا جائے. جسٹس منیب راضی نہ ہوئے تو ججز کمیٹی کل نیا بینچ بنائے گی. چیف جسٹس صاحب اور جسٹس امین الدین صاحب بیٹھے, ان 2 ممبرز نے تشکیل دے دی آج کے 5 ممبر بینچ کی. جسٹس منیب صاحب نے شاید اسی نقطے کی وجہ سے فیصلہ کیا کہ میں اس بینچ میں نہیں بیٹھوں. سپریم کورٹ میں آرٹیکل 63A نظرثانی کیس کی سماعت. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سماعت کے آغاز پر بتایا بینچ کے رکن جسٹس منیب اختر کا خط ملا ہے, کیس کی سماعت میں شامل نہیں ہو سکتے. چیف جسٹس نے خط پڑھ کر سنایا اور کہا مناسب ہوتا جسٹس منیب اختر بینچ میں آ کر اپنی رائے دیتے. اختلاف رائے کی ہمیشہ حوصلہ افزائی کی. جسٹس منیب اختر کا اس کیس کی سماعت میں شامل نہ ہونا ان کی مرضی تھی. چیف جسٹس نے کہا کسی جج پر کسی مقدمے کی سماعت کے لیے زور نہیں دیا جا سکتا. بینچ سے الگ ہونا ہو تو عدالت میں آ کر بتایا جاتا. کوشش کریں گے جسٹس منیب اختر بینچ میں شامل ہو. وہ راضی نہ ہوئے تو کل نیا بینچ سماعت کرے گا. جسٹس منیب اختر نے خط کو کیس میں ریکارڈ کا حصہ بنانے کا کہا ہے. ایسے خط عدالتی ریکارڈ کا حصہ بنانے کی روایت نہیں. خط عدالتی فائل کا حصہ نہیں بن سکتا. کیس کا فیصلہ ماضی میں 5 رکنی بینچ نے سنایا تھا. قانون کا تقاضا ہے نظرثانی اپیل پر سماعت وہی بینچ کرے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا سابق چیف جسٹس کی جگہ انہوں نے پوری کی. جسٹس اعجاز الاحسن کی جگہ جسٹس امین الدین کو شامل کیا گیا. یہ اہم آئینی معاملہ ہے. یہ مقدمہ حکومتی معاملات کو متاثر کرتا ہے. آج کی تکلیف کے لیے وہ سب سے معذرت کرتے ہیں. سپریم کورٹ نے پیر کی سماعت کے تحریری حکم نامے میں رجسٹرار کو حکم نامے کی کاپی جسٹس منیب اختر کے سامنے بھی رکھنے کی ہدایت کی اور کہا کہ رجسٹرار سپریم کورٹ جسٹس منیب اختر سے بینچ کا حصہ بننے کی درخواست کرے. حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ جسٹس منیب اختر انکار کریں تو ججز کمیٹی نیا جج بینچ میں شامل کرے گی. صدارتی ریفرنس کا اکثریتی فیصلہ جسٹس منیب اختر نے تحریر کیا تھا.
अक्सरियती फैसले को जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन की हिमायत हासिल थी। जस्टिस मजहर आलम और जस्टिस जमाल मंदुखेल ने इख्तिलाफी नोट तहरीर किए थे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने आज कमरा अदालत नंबर 3 में बेंच की सरबराही की। दीगर जजेस के साथ टी रूम में भी मौजूद थे। नामे में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने 23 जून 2022 को नजरसानी अपील दायर की थी। वकील अली जफर को बानी पीटीआई की नुमाइंदगी की इजाजत दी जाती है। और अभी आपको बताएं कि चीफ जस्टिस ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास कल सुबह तलब कर लिया है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास कल सुबह 9 बजे सुप्रीम कोर्ट में होगा। चीफ जस्टिस ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास कल सुबह तलब कर लिया। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पहले वकील सियासत करते थे, अब जज भी कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो का कोयटा में पीपल्स लॉयर्स फोरम से खिताब। कहा, जजों के तकर्रुर के अमल में तब्दीली लाना ज़रूरी है। सिर्फ आवाम के पास ताकत है कि सही या गलत का फैसला करें। इस असेंबली पे कह रहे हो लेजिटिमेट नहीं, ये पूरा जुडिशरी के निज़ाम, दिस इज ऑल द जजेस फॉर द जजेस एंड बाय द जज। आपने देख लिया कि मेरिट क्या है हमारा जुडिशल निज़ाम। मुझे 50 साल इंतजार करना पड़ा कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इंसाफ दिलवाने, और वो भी क्या है। ना सिर्फ आईनी अदालत बनाना जरूरी है, मगर जुडिशल अपॉइंटमेंट्स का प्रोसेस में तब्दीली ले आना जरूरी, वो तो हमें रिफॉर्म करना पड़ेगा। इस दफा माजूद के साथ ना ब्लैक कोट ना ब्लैक रोब की धमकी में आइन साजी अगर करने जा रहा हूँ तो सिर्फ अवाम के पास ये ताकत है वो कहे कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। पहले सिर्फ लॉयर सियासत, जजेस सियासत भी होता है। बार का मतलब ये था, अगर हम नहीं तो आपने उनका एहतसाब करना। एक ऐसा आईनी अदालत बना सकेंगे जिसमें चारों सूबों का बराबरी का नुमाइंदगी हो। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल 2 रुपये 7 पैसे सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 247 रुपये 3 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 3 रुपये 40 पैसे फी लीटर सस्ता हो गया। लाइट डीजल 1 रुपये 3 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। मिट्टी का तेल 3 रुपये 57 पैसे सस्ता हो गया। नई कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे से होगा। सियासी कशमकश, आइनी तरामीम, मुआशी इस्लाहात, ऐवान इक़्तिदार की सरगोशियाँ, अहम खबरें, बेलाग तबसरे और तज्जिए। प्रोग्राम खबर सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद मालिक के साथ देखिए आज रात 10:03 पर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार होंगे मेहमान। इसहाक डार जनरल असेंबली के इजलास में शिरकत के लिए क्यों नहीं गए, जानिए खुसूसी इंटरव्यू में। आप देख रहे हैं खबर, मैं हूं मोहम्मद मालिक। आज मेरा एआईवाई पे अपना पहला प्रोग्राम है, सो आई थिंक इट्स स्पेशली इम्पोर्टेंट फॉर मी। मालिक साहब, मैं क्यों नहीं गया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के इजलास में? वक्त तो एक ब्रेक का। वेलकम बैक। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने किडनी हिल रेफरेंस में तमाम मुल्जिम बरी कर दिए। अदालत ने रेफरेंस वापस करने से मुतालिक नैब की दरखास्त मंजूर कर ली। एजाज हारून समेत 7 अफराद के खिलाफ रेफरेंस वापसी की दरखास्त कायम मुकाम चेयरमैन नैब ने की थी। दरखास्त में कहा गया कि मुबैना मामले से हुकूमत को 1 पैसे का नुकसान नहीं हुआ। सलीम मांडवी वाला का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं। जमीन अभी तक किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं की जा रही। पाकिस्तान के आसार कदीमा और तहजीबी विरसे का जश्न। इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज इस्लामाबाद के तहत बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच ने कहा, टेक्सिला, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जैसे मकामात पाकिस्तान की मुआशी खुशहाली में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। डायरेक्टर जनरल आर्कियोलॉजी टेक्सिला म्यूजियम अंजुम जावेद का कहना था, पाकिस्तान का विरसा मिस्र और दीगर मुल्कों से ज्यादा अहमियत रखता है। प्रोफेसर डॉक्टर रूथ यंग ने कहा, बुद्धमत के हवाले से पाकिस्तान में 6 अहम तारीखी मकामात हैं। कतार ना इंतजार, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों को धक्के नहीं खाना पड़ेंगे। रजिस्ट्रेशन कराएं, ऑनलाइन फीस जमा कराएं और घर बैठे लाइसेंस बनवाएं। कामिल आरिफ की रिपोर्ट। सिंध के रिहायशी अब बआसानी घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन सर्विस का आगाज कर दिया गया है। लर्नर लाइसेंस आप घर में बैठे हुए यूजिंग योर मोबाइल हमारी इस वेबसाइट पे जाएं, खुद को रजिस्टर कराएं। तो लर्नर लाइसेंस आपके पास मौजूद होगा। फॉर 2 डेज के बाद किसी भी ब्रांच पे जाके आप अपना
पक्का लाइसेंस बनवा लें। इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के ख्वाहिशमंद अफराद जिनके पास सिंध का ड्राइविंग लाइसेंस है वो भी इस सर्विस से फायदा उठा सकेंगे। इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट खुद को इसी तरह से रजिस्टर कराएं, अपना लॉगिन बनाएं। आप कहीं भी बैठे हुए हो, अमेरिका में हो, कहीं पे भी हो, पाकिस्तान के एड्रेस पे आपको 2 दिन के अंदर अंदर इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट मिल जाएगी। पहले मरहले में लर्निंग और इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस की ऑनलाइन सर्विस शुरू की गई है। वो अफराद जिनके पास नॉन कमर्शियल लाइसेंस है और उनकी उम्र 50 साल से कम है, वो भी इसी तरह से अपना घर बैठे लाइसेंस रिन्यू करा सकेंगे। ड्राइविंग लाइसेंस की ऑनलाइन सर्विस से अब लोगों को लंबी लाइनों में धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। सिंध की ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच ने ऑनलाइन लाइसेंस हासिल करना बड़ा आसान कर दिया है और आप अपना लर्निंग और इंटरनेशनल लाइसेंस इस वेबसाइट के ऊपर जाकर बासानी हासिल कर सकते हैं। कैमरामैन जिशान के साथ कामिल आरिफ, ARY न्यूज, कराची। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही।